हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ द इनकम टैक्स। तो जी हाँ, आपका 100 मार्क्स का पेपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम टैक्स, जिसका एक और नाम है डायरेक्ट टैक्स, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है आपके सिलेबस में। और जी हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद इनकम टैक्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी इनकम टैक्स के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी इनकम टैक्स अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा, बस उन्होंने सुना होगा अपने पेरेंट्स से बोलते हुए, किसी और रिश्तेदार को बोलते हुए, फ्रेंड्स को बोलते हुए, या जनरल मार्केट में बोलते हुए कि भाई टैक्स रेट बहुत बढ़ गया है, टैक्स हमें बड़ा पे करना पड़ता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनेंस बिल इस बार आएगा, पता नहीं टैक्स रेट में क्या चेंजेस हों, ओहो इस बार तो टैक्स रेट का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इस बार सैलरीड क्लास को कोई छूट नहीं दी भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने, बिजनेसमैन को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, सारे बेनिफिट जो है ना वो बिजनेसमैन उठा के ले जाता है और सैलरीड को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस तरह की बहुत सारी बातें टैक्स के बारे में आपने सुनी होंगी। तो भाई आपने पास्ट में भले ही टैक्स कभी पढ़ा हो कभी ना पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लास में जो सीएम में इंटर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स की, मैं इसमें एकदम बेसिक से टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स उठाना शुरू करूंगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो इनकम टैक्स आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की रेलेवेंस सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगी। क्योंकि आपके दिमाग में सब्जेक्ट्स तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा भाई, आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि सर हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, हमने ऐसा सुना है कि जो टैक्स एरिया होता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में टैक्सेशन बहुत ज्यादा यूज करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। सर हम लोग तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग तो सीएमएज हैं, तो सीएमएज के प्रोफेशनल लाइफ में टैक्स का क्या काम? इंस्टीट्यूट ने ये 100 मार्क्स का पेपर क्यों डाला है हमारे सीएम में इंटर में, और फिर 100 ही मार्क्स का डाला है सीएम में फाइनल में? सर इसका लॉजिक क्या है? What is the reason? Why are we studying 100 marks paper called taxation आपके सीएम में इंटर में और सीएम में फाइनल में? सर क्या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जब हम कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, क्योंकि हमें बनना क्या है, हमें कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, तो जब हम कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे सर क्या इस सब्जेक्ट का कोई रेलेवेंस होगा, इनकम टैक्स का कोई रेलेवेंस होगा हमारे रियल लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में? तो भाई देखो, मैं एक टीचर हूं, सच सच बात बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल फ्रैंकली ओपन होकर तुमसे चर्चा करूंगा। तुम्हारी पहली क्लास है तो तुम्हें ये सब चीजें जाननी जरूरी हैं, जो जब मैं कोर्स कंटेंट कराऊंगा उससे भी पहले तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूं, फर्स्ट क्लास में ही बताना चाहता हूं। जरूरी है तुमको जानना कि भाई ये जो 100 मार्क्स का पेपर है इनकम टैक्स, ये तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में 1% भी मददगार नहीं साबित होगा। जी हां, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये एक एरिया है जो स्पेशलाइज करते हैं वो लोग, और जितना भी टैक्सेशन का काम है ना वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज्यादा करते हैं रादर दैन सीएमएज, रादर दैन कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम है कॉस्ट ऑडिट करना, कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्टिंग करना, और टैक्सेशन एक छोटा सा एलिमेंट होता जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है कि हम पूरे टैक्स में डेवलप करें, उसके डेप्थ में जाएं और स्टडी करें कि टैक्सेशन का अमाउंट कैसे निकाल के लाइए, भाई कंपनी टैक्स का फिगर कैसे आया है, ये खर्चा कितना है, कितना पे कर दिया, कितना नहीं पे कर दिया। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से मेरे से पूछोगे, ओपनली और फ्रैंक अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं भाई, तो कॉस्ट अकाउंटेंट के करियर में टैक्सेशन का ज्यादा महत्व नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, यूटिलिटी कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट, इस तरह के सारे एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, और आप अपने कॉस्टिंग के पेपर में पढ़ोगे भी, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग देखते हैं। तो हमारा वो स्पेशलाइजेशन है, वो कोर स्पेशलाइजेशन है, और हमारा एरिया ऑफ वर्क भी वो है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा एरिया ऑफ वर्क है, कॉस्ट शीट हमारा एरिया ऑफ वर्क है, कॉस्टिंग हमारा एरिया ऑफ वर्क है, ये हमारा एरिया ऑफ वर्क नहीं है। तो भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक ब्रॉड नॉलेज हो जाए इस सब्जेक्ट के बारे में, दैट्स इट। आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं आएगा, 1-2% आएगा जो नेग्लिजिबल होगा, बहुत मिनिस्कूल होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव भाई ये कि किसी तरह हम इस पेपर को पास कर लें, दैट्स इट।
एक बार पास हो गया फिर ये सब्जेक्ट कभी हम टच नहीं करेंगे अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ में, आगे चल के हम ये सब्जेक्ट कभी टच नहीं करेंगे। हम लोग तो बस पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, जस्ट फॉर स्टडिंग सेक, बिकॉज हमारे सिलेबस में इसको 100 मार्क्स का डाला गया है, हमारे ग्रुप 3 में भी इसको 100 मार्क्स का डाला गया है। तो हमारा जो इंटर का बेस है वही हमारा बेस फाइनल में भी काम आएगा। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉल्ड द इनकम टैक्स। Otherwise, it is of very less relevance to a cost accountant. CMAs के लिए इसका relevance थोड़ा सा कम है भाई, और professionals के लिए इसका relevance ज़्यादा है। तो हमारे लिए ये subject practically relevant नहीं है। और सच बात ये है कि मैंने अभी जो पिछले 5 मिनट में बोला वो सब बिल्कुल बकवास था। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं, मुझे पता है सीएम में करने वाले स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि इनकम टैक्स इज सम अदर प्रोफेशंस मोनोपोली, इट्स नॉट आवर एरिया ऑफ फंक्शन, वी वोंट एवर फंक्शन इन इनकम टैक्स। मुझे पता है स्टूडेंट्स के दिमाग में यह वाली बात होती ही होती है कि सर इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इज नॉट आवर कोर एरिया ऑफ प्रोफेशन। सर हमारा तो कॉस्ट ऑडिट करना हमारा कोर एरिया है, जिसमें हमारे को मोनोपोली भी मिली हुई है, कॉस्ट ऑडिट और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सीएमएस कर सकते हैं। तो सर हमारा तो जो प्रोफेशनल करियर है वो कॉस्ट ऑडिट से बनेगा, कॉस्ट शीट से बनेगा, कॉस्टिंग से बनेगा, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट, कॉस्टिंग प्रॉफिट, इन सब चीजों से बनेगा। सर इनकम टैक्स हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कोई मदद नहीं करेगा। आपके दिमाग में ये वाली बात चल रही है, मुझे पता है। और अगर नहीं भी चल रही तो आपके दोस्त, भाई बंधु, कुछ आपके इग्नोरेंट फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स, इस तरह के कोई भी लोग आपके दिमाग में यह वाली बात डाल सकते हैं कि भाई तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम्हारा काम कॉस्ट शीट बनाना है। ऐसी बात आपके दिमाग में डाल सकते हैं। मैं आज दावे के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं, ये क्लास शुरू करने जा रहा हूं इनकम टैक्स की। अपने दिमाग से ये जो मुगालता है, मुगालता मतलब गलत फहमी, इसको निकाल देना कि सर इनकम टैक्स हमें सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, प्रोफेशनल लाइफ में हमारे को इनकम टैक्स कहीं भी काम नहीं आएगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। चाहे तुम कॉस्ट शीट बनाओ, चाहे तुम प्रोडक्ट कॉस्टिंग करो, चाहे तुम एबीसी कॉस्टिंग करो, चाहे तुम किसी भी तरह की कॉस्टिंग करो, इनकम टैक्स will always haunt you like a ghost. It will always be after your life. It will always be dealt with in your cost sheet. तो जितने भी स्टूडेंट्स सीएमए क्वालिफाई करने के बाद किसी बहुत बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट कॉस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं, भाई उस डिपार्टमेंट में ऑफ कोर्स जो बेसिक कॉस्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो तो खर्चा होता ही होता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उसको एब्जॉर्ब कैसे कराना है, उसको एलोकेट कैसे करना है, वो सब एलिमेंट्स तो हैं ही हैं। उसके साथ साथ टैक्सेशन इज वन ऑफ द प्राइम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम्हें कंट्री के टैक्स लॉज अच्छे से नहीं पता, अगर तुम्हें कंट्री के इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस ढंग से नहीं पता, तो किसी भी हालत में तुम कॉस्टिंग नहीं कर सकते। कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टैक्सेशन, चाहे वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो, चाहे वो पूरी कंपनी की कॉस्ट शीट बनाना हो, चाहे वो किसी एक यूनिट की कॉस्ट शीट बनाना हो। इनकम टैक्स will always be an integral part of finding out cost of any organization. कई बार मैंने देखी हैं बड़ी बड़ी डील्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की डील्स, प्रोडक्ट में जब आप कोटेशन देते हो किसी को कि सर ये प्रोडक्ट हम इतने रुपए का आपको बेचना चाहते हैं, जब आप कोटेशन देते हो वहां पर कोटेशन में जो डीलिंग होती है या जो प्राइसिंग होती है, टैक्सेशन इज द ओनली एलिमेंट जिसकी वजह से डील टूट जाती है। टैक्सेशन का एलिमेंट आप कितना ऐड करते हो, कितना ऐड नहीं करते हो, उसके बेसिस पे आप डील तोड़ सकते हो किसी भी पार्टी से। स्पेशली होता है मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में। मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में जब दो कंपनीज आपस में हाथ जोड़ रही हैं, जब हाथ मिला रही हैं, जब वो आपस में जुड़ के मिलके बिजनेस करने का फैसला करती हैं, तो एक दूसरे की टैक्स लायबिलिटी को पिक्यूलियरली, बहुत स्पेसिफिकली असर्टेन करवाया जाता है, ताकि यह पता लगे कि कहीं फ्यूचर में किसी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा ना हो कि वो हमारे जॉइंट वेंचर पे लॉस इनकर करवा दे या बैड इफेक्ट करे। तो जॉइंट वेंचर के केस में इनकम टैक्सेशन की बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट आता है। और
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। आजकल इनकम टैक्स अथॉरिटीज की पैनी निगाह है किस चीज पे? ई कॉमर्स प्लेयर्स पे, जो लोग इंडिया से बाहर बैठे हैं और इंडिया में रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं अपनी एप्स के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, ऑफलाइन सेलिंग के थ्रू। अगर आप लोग इन कंपनीज की कॉस्टिंग करना चाहते हैं या इन कंपनी से जुड़ी हुई किसी कंपनी की कॉस्टिंग करना चाहते हैं तो आपका इनकम टैक्स विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर वर्क, इट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर कॉस्टिंग। सो अगर आपके दिमाग में बिल्कुल कहीं भी ऐसा इंप्रेशन है, सर हम लोगों को तो ना टैक्स बड़ा डर लगता है टैक्स सुनने से, और सर हम तो वैसे भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, हम कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़ी हैं, तो सर टैक्सेशन तो विल बी अ सब्सिडरी सब्जेक्ट फॉर अस, जस्ट सब्जेक्ट वेयर वी नीड टू पास, दैट्स इट सर, इससे ज़्यादा टैक्स का कोई रोल नहीं है हमारे प्रोफेशन में। अगर ये बात आप सोच के इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ बंद कर दो ये वाली क्लास। ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली टैक्स को ना केवल थियोरेटिकली अपना मानते हैं, अपने एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, बल्कि जो आगे चल के प्रैक्टिकली भी टैक्स को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल करियर में। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूं टैक्स के मामले में। भाई 7 इयर्स मैंने टैक्स में प्रैक्टिस करी है विद द बिग फोर्स केपीएमजी एंड डिलॉयट। तो इस वाली क्लास में मैं ना केवल आपको थियोरेटिकली टैक्स पढ़ाऊंगा, बल्कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जहां जहां कई बार थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं वो भी डालने वाला हूं, जो आपके प्रोफेशन में मदद करेगा। जब आप सीएम में बन जाओगे, किसी कंपनी के आप कॉस्टिंग डायरेक्टर हो, किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, तब जो स्टेप्स आपको मदद करेंगे वो सारे के सारे स्टेप्स, वो सारी की सारी ट्रिक्स, वो सारे के सारे केसेस और केस लॉज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको यूज करके आप डेफिनेटली इस प्रोफेशन में सक्सीड कर सकते हो। और भाई एक बात याद रखना, क्लाइंट हमेशा उस बंदे को पैसे ज्यादा देता है जो उसके पैसे बचाता है। सर ये नहीं समझ में आया, सुनो। बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस, उसके अंदर एक स्वीपर है जो सुबह सुबह आके पूरा ऑफिस साफ करता है, साफ सफाई रखता है ऑफिस में। उस स्वीपर को फिक्स्ड सैलरी मिलती है, महीने के कितने रुपए मिलते हैं उसको, एक मिनिमम रेट उसका फिक्स है सैलरी का, और वो सैलरी उसको दी जाती है महीने के महीने। उसके कंपैरिजन में एक और बंदा है जो कंपनी के अंदर आके कंपनी के पैसे बचाता है। तो स्वीपर कंपनी को सर्विसेज देता है और दूसरा बंदा कंपनी के पैसे बचाने में मदद करता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। भाई कंपनी के पास थोड़े से एक्सेस फंड्स हैं, वो फंड्स कोई बाहर से बंदा आता है और वो फंड्स वो कंपनी को बोलता है कि जरा ना इस जगह इन्वेस्ट कर दो तो तुम्हें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो कमा के दे रहा है वो कंपनी को पैसे। या फिर वो आके कहता है अरे सुनो, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, अगर आप ये टेक्निक लगाओगे 6 महीने में आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधी रह जाएगी। और वाकई ऐसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधी रह जाती है। तो अब बताना, जब बोनस देने की बारी आएगी या जब सैलरी रीनेगोशिएट होगी, तो जो बंदा प्लेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेसमैन को, उसकी सैलरी में एस्केलेशन आने की ज्यादा उम्मीद है, या उसके कंपैरिजन में वो बंदा जो कंपनी के पैसे बचा रहा है उसकी सैलरी में ज्यादा एस्केलेशन आने की उम्मीद है? ऑफ कोर्स अ पर्सन हु सेव्स मनी फॉर द कंपनी और अ पर्सन हु अर्न्स मनी फॉर द कंपनी इज मोर ससेप्टेबल टू इंक्रीज इन सैलरी। और कॉस्ट अकाउंटेंट्स तो जाना माना नाम है कॉस्ट को रिड्यूस करने वाले लोगों का। भाई कॉस्ट अकाउंटेंट्स का तो काम ही होता है कैसे हम कंपनी को सजेस्ट कर सकें कि उनका कॉस्ट रिड्यूस हो। तो डेफिनेटली आप नॉर्मल कॉस्ट ऑडिट करोगे, जब कॉस्ट ऑडिट तो एक नॉर्मल कंप्लायंस होती है भाई, आप दूसरे की कमियां निकालते हो। कमी निकालने के लिए कोई भी आपसे खुश नहीं होगा, जनरली बोल रहा हूं। हर बिजनेसमैन रिलक्टेंस शो करेगा कि अरे देखो दोबारा कॉस्ट ऑडिटर्स आ गए, फिर कमियां निकालेंगे, ऐसा गंदा सा मुंह बनाएगा, गंदा सा फेशियल एक्सप्रेशन, और हमेशा रिलक्टेंस शो करेगा। लेकिन सपोज आप उस कंपनी को कुछ ऐसी एडवाइस देते हो जिससे उसका टैक्स बच जाता है, तो वो कंपनी आपसे होगी बहुत ज्यादा खुश। तो डेफिनेटली कॉस्टिंग विल बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन उसके साथ अगर आपने टैक्सेशन भी अच्छे से पढ़ा और कॉस्टिंग के अलावा अगर आपने टैक्स की भी 2-3 टिप्स क्लाइंट को दे दी, जिसकी वजह से क्लाइंट ने अपना टैक्स बचा लिया, उसका डायरेक्ट मनी लॉस होते हुए बच गया,
तो आपकी डेफिनेटली जो फीस होगी ना वो मच हायर होगी एज कंपेयर टू एक नॉर्मल पर्सन जो एक बिजनेसमैन को नॉर्मल कंप्लायंस की सर्विसेज दे रहा होगा। नॉर्मल फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म भर के जमा करा दिया, ये तो नॉर्मल सर्विसेज हैं। फॉर्म भर के जमा कराना अगर आप बिजनेसमैन के लिए कर रहे हो तो नॉर्मल सर्विसेज हैं, इनके लिए नॉर्मल फीस मिलेगी। अगर आपको एबनॉर्मल फीस चाहिए, मतलब अगर आपको यूजुअल से ज्यादा फीस चाहिए, अगर आपको यूजुअल से ज्यादा फीस चाहिए तो भाई आपको काम भी ऐसा करना पड़ेगा जो यूजुअल काम नहीं होता। और वो अनयूजुअल काम करने का वन ऑफ द मेथड इज हाउ टू सेव टैक्स फॉर अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड ऑन हाउ कैन ही सेव टैक्सेस। तो कॉस्टिंग का तो एसेंशियल एलिमेंट है ही है, आपके पोर्टफोलियो का तो एसेंशियल एलिमेंट होगा ही होगा इनकम टैक्स। उसके अलावा अगर आप कॉस्ट ऑडिट करने के साथ साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के साथ साथ आप अपने प्रोफेशन में टैक्सेशन में भी एक्सपर्ट बनोगे, टैक्स सेव करने का भी अगर आप में गुण आएगा, अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी, डेफिनेटली यू विल बी अ बेटर प्रोफेशनल। Be it a cost and management accountant, even then you will be a better professional. और भाई साफ सी बात सुनना, किसी की मोनोपोली नहीं है इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना। कोई प्रोफेशन ये नहीं कह सकता कि अच्छा इनकम टैक्स ये तो वो प्रोफेशन करता है, हम नहीं कर सकते। हर प्रोफेशन इनकम टैक्स एडवाइजरी कर सकता है। एंड इनकम टैक्स एडवाइजरी in today's world is one of the most highly paid professions in the finance industry. सबसे ज्यादा हाईली पेड प्रोफेशनल्स, वन ऑफ द हाईली पेड प्रोफेशनल्स आर इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स हु गिव एडवाइसेस टू द क्लाइंट ऑन हाउ टू सेव टैक्स और हाउ टू डू कंप्लायंसेस इन अ बेटर वे और हाउ टू रिड्यूस लिटिगेशन। लिटिगेशन बहुत होती है इनकम टैक्स में, लड़ाई झगड़ा विवाद, कोर्ट, एपलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर, सब पढ़ेंगे हम अपने कोर्स में। बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। ये सब लड़ाई झगड़े से अगर आप बचा पाओ अपने क्लाइंट को तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपके क्लाइंट के लिए। सो इनकम टैक्स कॉस्टिंग के साथ, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए कॉस्टिंग के साथ तो एक एसेंशियल एलिमेंट है ही है। इसके अलावा इंडिपेंडेंटली भी इनकम टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस इन द फाइनेंस इंडस्ट्री एज अ होल। और भाई सीधी सी बात है, आप जब किसी सीएफओ से डील कर रहे होगे, आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वो ये नहीं सुनते कि आपकी डिग्री क्या है। अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो तो आपको इनकम टैक्स भी आना चाहिए, जीएसटी भी आना चाहिए, कॉस्टिंग भी आनी चाहिए, अकाउंट्स भी आना चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा अच्छा तुम सीएम में हो तो तुम तो कॉस्टिंग के एक्सपर्ट होगे, ठीक है हम तुमसे टैक्स के क्वेश्चन नहीं पूछते। ऐसा नहीं होगा। You should be expert in all the relevant fields which are related to finance professionals. फिर हाँ, आप ये जनरल तो समझोगे, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करोगे। स्पेशलाइजेशन में आपकी मर्जी, आप चाहो तो कॉस्टिंग चुनना, चाहो तो इनकम टैक्स चुनना, चाहो तो अकाउंट्स चुनना, जो आपकी मर्जी, ऑडिटिंग चुनना, आपकी जो मर्जी हो आप करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स इज वन ऑफ द इंटेग्रल पार्ट एंड विल ऑलवेज बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। तो ये बिल्कुल मत सोचना कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, इनकम टैक्स की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल मत सोचना। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि इनकम टैक्स सिर्फ किसी एक प्रोफेशन के लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है और प्रोफेशन के लोगों को कम जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स हर किसी के रोजमर्रा की लाइफ में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। और यकीन मानना, जैसे ही तुम सीएम में क्वालिफाई करोगे ना, जैसे तुम अपने रिश्तेदारों को बताओगे कि आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं सीएम में हूँ और मैंने ऐसे ऐसे फाइनेंस की डिग्री ली है, मैं फाइनेंस का स्पेशलिस्ट हूँ, तो बुआ, फूफा, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा जी, मौसी जी, सारे के सारे रिलेटिव्स ना तुमसे एक ही सवाल करेंगे, अरे भाई अब तो तू एक्सपर्ट हो गया फाइनेंस का, बता दे ज़रा टैक्स कैसे बचाएं, बता दे ज़रा इनकम टैक्स कैसे बचाएं, बता दे ज़रा जीएसटी कैसे बचाएं। तब भाई तुम ये नहीं कह सकते कि ना ना ना, ना अरे मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं तो तुम्हारी कॉस्ट शीट बना सकता हूं, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम ये नहीं कह सकते। When you are a professional, and that to a finance professional, that to a commerce professional, you have to have knowledge of income tax as much as you do need to have knowledge of costing, of accountancy, and of all the relevant areas of law. तो इनकम टैक्स का महत्व, इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंस इसी बात से सिद्ध होती है भाई कि इनकम टैक्स हर किसी के लाइफ का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। भले ही वो एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, भले ही वो एक बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनकम टैक्स।
भले ही वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, भले ही वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनकम टैक्स वहाँ पर भी एक रोल प्ले करता है। और ये सब तो एक लीगल फॉर्मल वाली ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। भले ही वो मंदिर हो, जी हाँ, जगन्नाथपुरी, बड़े बड़े मंदिर, जगन्नाथपुरी, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स टच करता है। तो इनकम टैक्स का रेलेवेंस हर किसी की लाइफ में है। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर टैक्स अछूता हो। टैक्स हर किसी की जिंदगी को टच करता है, हर किसी की लाइफ को टच करता है। तो ये असर है टैक्स का। टैक्स सर्वव्यापी है, हर चीज में रेलेवेंट है टैक्स। तो ये है इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का, इनकम टैक्स। और मैंने आपको पहले ही बताया, इनकम टैक्स एडवाइजरी इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एडवाइजरीज इन एंटायर फाइनेंस इंडस्ट्री। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनकम टैक्स का, जो नॉलेज, जो महारथी होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सुपर माइंड्स ऑफ इनकम टैक्स, मास्टर माइंड्स ऑफ इनकम टैक्स, उनको ह्यूज सैलरी पैकेजेस पे कंपनीज पिकअप करती हैं और कंपनीज उन्हें अपना टैक्स हेड बनाती हैं, टैक्स मैनेजर्स बनाती हैं, टैक्सेशन उनसे करवाती हैं और वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस टैक्सेशन में देते हैं। तो टैक्सेशन इन इटसेल्फ इज अ कोर्स। तो जैसे आप सीएम में कर रहे हो ना, सीएम में कोर्स है और उसमें आपको लगता है इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है। आप जब फ्यूचर में अगर आपने स्पेशलाइजेशन इनकम टैक्स में चुनी ना, तो आपको लगेगा इनकम टैक्स इन इटसेल्फ इज अ कोर्स। ये तो एक पूरा कोर्स है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है छोटा सा 100 नंबर का, ये तो पूरा एक कोर्स है। तो आपके ऊपर है, इट्स ऑल अपॉन यू, आप क्या चूज करना चाहते हो फ्यूचर में एज योर स्पेशलाइजेशन। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको नॉलेज तो हर चीज की होनी चाहिए। एंड इनकम टैक्स की नॉलेज तो भाई अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। यू हैव टू बी वेल वर्स विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, यू हैव टू बी वेल वर्स विद हाउ इज इनकम टैक्स कंप्यूटेड, व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, पर्सन, असेसी। आज की क्लास में ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो बोर्ड पे लिखे हैं मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्लास ऑफ इनकम टैक्स विच इज 100 मार्क्स पेपर ऑफ योर सीएमए इंटर कोर्स। ठीक है सर। तो भाई ये मैंने लिखा नाम देखना, नाम क्या है, नाम है इनकम टैक्स। सर दोनों को ना आपने जुदा कर दिया, दोनों के बीच में ना स्पेस दे दी। स्पेस का रीजन है स्पेस का रीजन क्या है? अगर मैं यहां स्पेस ना दूं तो तुम उसे पढ़ोगे इनकम टैक्स, और फिर तुम्हारा जो ध्यान है ना पूरा का पूरा, वो केंद्रित हो जाएगा सिर्फ एक चीज पे, टैक्स। तुम इनकम पे तो ध्यान केंद्रित करोगे ही नहीं, तुम इनकम के बारे में तो सोचोगे ही नहीं। सर इनकम के बारे में क्या सोचना, इनकम तो इनकम है। सोचना तो हमें हमारे टैक्स के बारे में है, कितना टैक्स लगेगा, कितना रुपए का पे करना पड़ेगा, क्या परसेंटेज पे लगेगा। तो सोचना तो हमें टैक्स के बारे में ही है। यही रीजन है मैंने ब्रेक दिया इनकम और टैक्स के बीच में, एक स्पेस दिया। भाई आपके सब्जेक्ट के 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ो। एक वर्ड है इनकम, दूसरा वर्ड है टैक्स। इसे कंबाइन करके मत पढ़ो, इनकम टैक्स ऐसा मत पढ़ो। आप पढ़ो अलग अलग वर्ड्स, इनकम अलग, टैक्स अलग। ठीक है सर, समझ में आई आपकी बात? तो सर हम इनकम वर्ड अलग से पढ़ेंगे और टैक्स वर्ड अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं किस वर्ड की, इनकम वर्ड की। इनकम, ये इनकम वर्ड का मतलब क्या होता है? अभी टैक्स भूल जाना, टैक्स भूल जाना, टैक्स पे बाद में आएंगे। पहले मुझे इनकम वर्ड का मतलब बता दो। सर इनकम वर्ड का मतलब हम जो भी अर्न करते हैं, हिंदी में बोले तो कमाई, हमने जो कमाया। तो भाई रक्षाबंधन होता है ना, तो जो गर्ल्स हैं वो खूब सारी कमाई करती हैं, अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनसे पैसे लेती हैं, तो खूब सारी कमाई होती है। और दिवाली होती है ना सर, दिवाली पे हमारी बहुत सारी कमाई होती है, वो भी हमारी इनकम है। हाँ भैया, वो भी तुम्हारी इनकम है। तो कोई भी चीज, तो वर्ड क्या है? इनकम, जो अंदर आए। इनकम, जो भी चीज कमिंग इन हो रही है उसे बोलते हैं इनकम। तो जो भी चीज तुमने अर्न करी उसे बोलते हैं इनकम। एब्सोल्युटली राइट। तो जो भी चीज तुमने अर्न करी उसे कहते हैं इनकम। एनीथिंग विच यू अर्न इज नोन एज इनकम। ठीक है सर। और ये सर क्या आप ये कहना चाहते हो
कि मैं गर्ल्स से बात कर रहा हूं, जितनी भी गर्ल्स हैं, सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि हमने बचपन से लेकर आज तक जितने भी पैसे कमाए अपने भाइयों से, जो हमारी इनकम हुई हमारे भाइयों से, सर वो सारी की सारी इनकम की कैटेगरी में आ जाएगी और हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा? सर फिर तो हमें अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा सर। हम अपने भाइयों से कहेंगे कि तुम टैक्स ऐड करके हमें पैसे दिया करो। तो अगर तुम 1000 रुपए हमें दे रहे हो ना, तो 1000 प्लस 30% का अगर टैक्स लगेगा तो आप हमें 1300 रुपए दो, 1000 मत दो, क्योंकि 30% तो गवर्नमेंट ले लेगी। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि इनकम जो हमारी, आपने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए, लड़कों के केस में दिवाली पे शगुन मिलता है सबको, दिवाली पे खूब सारी कमाई होती है, ईद पे ईदी मिलती है, खूब सारी कमाई होती है, सर क्या वो सब इनकम की कैटेगरी में आ जाता है? तो आंसर है हां, वो सब इनकम की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि आपको जो भी मिला, आपके जो भी पॉकेट में आया, ऑल दैट इज इनकम। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर इनकम हुई है तो टैक्स तो लगना चाहिए। बस यही डिफरेंस आ जाता है दो तरह की इनकम का, रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम। तो हर इनकम पे टैक्स नहीं लगता भाई, हर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। जो गवर्नमेंट है वो इतनी ज्यादा कठोर दिल की नहीं है कि वो तुम्हारे भाई बहन के इस प्यार पे टैक्स लगा दे। इतनी कठोर दिल की नहीं है कि एक माइनर को कुछ गिफ्ट मिले अगर उसके भाई बहन से, माँ बाप से, तो उस पर टैक्स लगा दे। सरकार इतनी कठोर नहीं है। तो हां, ये जो तुम्हें गिफ्ट मिलते हैं ईद पे, दिवाली पे, होली पे, जो तुम्हें कैश मिलता है रक्षाबंधन पे, हां ये सब तुम्हारी इनकम है, लेकिन ये तुम्हारी टैक्सेबल इनकम नहीं है भाई। तो दो कंसेप्ट, एक तो रियल इनकम, रियल इनकम मतलब असलियत में जो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे भाई ने रखा, दैट इज नोन एज रियल इनकम। जो असलियत में तुमने कैश मिला वो तुम्हारा रियल इनकम। तो भाई ने जब तुम्हें कैश दिया, दैट इज योर रियल इनकम। तो जो असलियत में तुम्हें इनकम मिली, दैट इज रियल इनकम। अब तुम किसका दरवाजा खटखटाओगे? अब तुम दरवाजा खटखटाओगे इनकम टैक्स के लॉज का, खटखटा के बोलोगे, अरे मिलॉर्ड सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे को मेरे भाई ने इतने रुपए की इनकम दी है, बता दो जरा इसमें से कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, कितनी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। आप ये पूछोगे, किससे पूछोगे? आप ये लॉ से पूछोगे, और फिर लॉ आपको बताएगा कि अच्छा तुम्हें तुम्हारे भाई से कितने रुपए मिले? 1000 रुपए मिले, उसने 1100 रुपए दिए। पिछले बार ना उसने 501 दिए थे, मैंने इस बार लड़ झगड़ के उससे 1100 रुपए लिए, 1100 रुपीज लिए हैं। अगली बार मैं उससे 2100 रुपीज लूंगी। ये मेरा प्लान है, हर साल में से इंक्रीज करती जाऊंगी। तो लॉ तुमको बताएगा जो तुमको अपने भाई से 1100 रुपए मिले हैं उसमें से टैक्सेबल पोर्शन कितना है और नॉन टैक्सेबल पोर्शन कितना है। तो एवरी इनकम इज नॉट टैक्सेबल, हर इनकम टैक्सेबल नहीं होती। जो आपकी टोटल इनकम होती है उसमें से भाई हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा तुम्हें रियल इनकम इतनी मिली, तुम्हारे हाथ पे इतने रुपए आए। अब इस अमाउंट से ना ये देखना पड़ेगा कि कितने पे टैक्स पे होना है, कितने पे टैक्स नहीं पे होना, ये चीज निकालनी पड़ेगी। और ये निकालने में हमारी कौन मदद करेगा? भाई इनकम टैक्स के लॉज मदद करेंगे। तो इनकम, तभी मैंने टैक्स की अभी बात नहीं करी, मैंने सिर्फ इनकम की बात करी है। भाई सिर्फ इनकम वर्ड का रेलेवेंस ये है, इनकम मींस एनीथिंग विच इज इनकमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी फॉर्म। किसी भी तरह से अगर कोई चीज इनकमिंग हो रही है किसी को भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे मंदिर हो। अब देखो मंदिर में डोनेशन जाती है, मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, बड़ी बड़ी दान पेटियां रखी होती हैं, उस पर चढ़ावा आप डाल के आते हो, तो वो जो चढ़ावा आया वो मंदिर की इनकम है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर वो मंदिर की इनकम है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। हां इनकम है, हां रियल इनकम है, लेकिन अब उसमें से कितना टैक्सेबल होगा ये जानने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? इनकम टैक्स लॉज में जाना पड़ेगा। वो बताएंगे हमें कि अच्छा तुम्हारी इनकम ये है, लाओ दिखाओ जरा इनकम कितनी है, इतनी है, अच्छा अब इसमें से इतना इतना पोर्शन टैक्सेबल होगा। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा ये समझाने से पहले ना जरा एक और चीज तुम्हें आगे क्लियर कर देता हूं। देखना जरा, टैक्स कौन सी वाली इनकम पे निकलता है? टैक्स निकलता है टैक्सेबल इनकम पे। टैक्स कभी भी रियल इनकम पे नहीं निकलता, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया रियल इनकम का कुछ पोर्शन नॉन टैक्सेबल भी होता है, जिस पे टैक्स लगेगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो इनकम पे वापस आ जाते हैं। भाई इनकम दो टाइप की, एक है रियल इनकम
जो तुम्हारे हाथ में पैसा आया, जो तुम्हें दिवाली पे शगुन मिला, जो तुम्हें होली पे सारे फेस्टिवल्स पे शगुन मिला, दैट इज योर रियल इनकम. But only that portion of this income which is taxable under the Income Tax Act, under the laws of income tax, only that portion is known as taxable income. और सिर्फ उतने ही पोर्शन पे रेट ऑफ टैक्स लगा के टैक्स की लायबिलिटी निकल कर आती है. सो रियल इनकम की डेफिनेशन देखना जरा. रियल इनकम की डेफिनेशन है परचेजिंग पावर. वो इनकम जो आपकी परचेजिंग पावर को डिनोट करती है, वो इनकम जो आपने कितना परचेज किया, आप कितना परचेज कर सकते हो, क्योंकि कैश तो आपके हाथ में आ गया. अब देखो दुकानदार के पास जाओगे ना, दुकानदार से कहोगे मेरे भाई ने मुझे 1100 रुपए कैश दिया है, जरा इस 1100 रुपए से मुझे सामान खरीदना है. तो दुकानदार तुम्हें ये नहीं कहेगा कि अरे देख लो जरा 1100 रुपए में से कितना टैक्सेबल है, कितना नॉन टैक्सेबल है. वो ये नहीं कहेगा. वो पूरा का पूरा 1100 रुपए तुम्हारी परचेजिंग पावर मानेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में इस समय इतना पैसा है. तो तुम्हारी जो परचेजिंग पावर होती है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियल इनकम. तुम्हारी रियल इनकम तुम्हारी परचेजिंग पावर को डिनोट करती है कि हाँ भाई इस आदमी के पास इतनी परचेज करने की क्षमता है. क्षमता. और लेमैन टर्म्स में देखो, एक्ट में ये वर्ड नहीं यूज है, कहीं भी लॉ में नहीं यूज है, ये मैंने लेमैन वर्ड निकाला है. एक मनी इनकम, मनी फॉर्म में जो आपकी इनकम होती है, जो एक्चुअली में आपके पास मनी फॉर्म में आती है, चाहे अक्रूवल चाहे कैश, उस इनकम को कहते हैं रियल इनकम. और इस पर टैक्स नहीं पे करना होता. इस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता, मतलब पूरी इनकम पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता. कुछ पोर्शन हो सकता है टैक्सेबल हो, कुछ पोर्शन हो सकता है टैक्सेबल ना हो. ऐसा भी हो सकता है 100% तुम्हारी रियल इनकम फ्री हो, एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ा. तुम अगर कमा भी रहे हो, एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ रहा. ऐसा भी है. कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिस सेक्टर में अगर तुम बिजनेस करते हो ना अपना, तो तुम्हें एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा. ऐसा सरकार ने प्रावधान इनकम टैक्स लॉ में डाला हुआ है. एक भी रुपए का टैक्स मत पे करो. अगर तुम कौन से वाले सेक्टर में हो, जो गवर्नमेंट ने बोले हैं उस वाले सेक्टर में हो, तो एक भी रुपया तुम टैक्स का पे मत करो. ऐसे भी कई सारे सेक्टर्स हैं, तो उन वाले सेक्टर्स में एंटायर रियल इनकम इज टैक्स फ्री. पूरी की पूरी रियल इनकम पे एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा. ऐसा भी हो सकता है. और जो दूसरी टाइप की इनकम होती है, वो होती है टैक्सेबल इनकम, जो अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, रियल इनकम से ही निकल के आई है. रियल इनकम से ही निकल के आई है टैक्सेबल इनकम. रियल इनकम में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी, कुछ फेरबदल करी, कुछ प्लस माइनस करा, और उससे निकल के आया हमारा टैक्सेबल इनकम. सो टैक्सेबल इनकम इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ रियल इनकम. रियल इनकम से जो डिराइव हो चीज, रियल इनकम से ही एडजस्टमेंट करने के बाद जिस चीज का अस्तित्व सामने आए, उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम. तो भाई रियल इनकम है पिताजी, और टैक्सेबल इनकम जो रियल इनकम से ही पैदा होता है, उसे कहते हैं पिताजी का बेटा. सो रियल इनकम से ही पैदा होता है टैक्सेबल इनकम. हम रियल इनकम में ही कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, कुछ प्लस माइनस करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे इनकम टैक्स के एक्ट को देखकर, तब हमारी आएगी टैक्सेबल इनकम. और टैक्सेबल इनकम क्या है भाई? ये इनकम होती है जो एज पर लॉ इनकम है. ये लॉ की निगाहों में इनकम है, ये तुम्हारी निगाहों में इनकम है. रियल इनकम तुम्हारी निगाहों में इनकम है, टैक्सेबल इनकम लॉ की निगाहों में इनकम है. और क्योंकि ये लॉ की निगाहों में इनकम है, इनकम टैक्स लॉ की निगाहों में इनकम है, तो जो टैक्स भी पे होता है वो टैक्सेबल इनकम पे ही पे होता है. सो व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? इट इज द इनकम एज पर लॉ. लॉ ने जो इनकम क्राइटेरिया बताया है वो टैक्सेबल इनकम होता है, कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन इन लॉ टू द रियल इनकम. तो जब हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल इनकम को? जब हम रियल इनकम में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं जो लॉ ने दिए हुए हैं. सो कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स, द भी हटा दो, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू द रियल इनकम. रियल इनकम में जब कुछ एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं, तब निकल के आती है हमारी टैक्सेबल इनकम. तो ये जो कन्वर्जन है ना, यहां से यहां रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम का जो ये रूपांतरण हो रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम इनकम टैक्स लॉ में सीखोगे. अरे भाई ये जो है ना, ये तो सिंपली फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला. मैं तुम्हें बता दूंगा रेट ऑफ टैक्स क्या है. सपोज मैंने तुम्हें बताया रेट ऑफ टैक्स है 30%. तुम जो यहां से टैक्सेबल इनकम निकल के आई, उस पर 30% लगा दोगे, टैक्स का अमाउंट रुपी टर्म में आ जाएगा, छुट्टी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है. अरे रॉकेट साइंस किस में है?
जो पूरे देश के बड़े बड़े लोग जिस चीज में दिमाग लगा लगा के परेशान हो जाते हैं और जिसमें एडवाइस मांगते हैं बड़ी बड़ी, और जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, टैक्स हेड किसी कंपनी का, टैक्स डायरेक्टर किसी कंपनी का, एसोसिएट डायरेक्टर, बिग फोर के जो लोग बैठे हैं, वो अपना असल दिमाग किस चीज में लगाते हैं? वो उनका असल दिमाग लगता है कन्वर्जन ऑफ रियल इनकम इनटू टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम के भाई बहुत सारे सोर्स हैं, 1 2 3 4। अब दिमाग लगाओ कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा। ये दिमाग लगाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स लाइफ। और हम भी अपने क्लास की 90% टाइम, अपने क्लास का 90% टाइम इस कन्वर्जन में लगाएंगे। सिर्फ 10% टाइम, सिर्फ 10% टाइम हम लोग टैक्स के कंप्यूटेशन में लगाएंगे। मैक्सिमम टाइम हम लोग लगाएंगे कि भाई ये रियल इनकम जो हमारे हाथ में इनकम आई है, जो हमारे अकॉर्डिंग इनकम है, उससे हम जो लॉ के अकॉर्डिंग इनकम है, जो हमारा माए बाप है, जो एक्ट है, लीगल प्रावधान है जो कंट्री के, उनके अकॉर्डिंग टैक्सेबल कितना होगा, उनके अकॉर्डिंग इनकम क्या होगा, इस कन्वर्जन में हम जो अपना दिमाग लगाएंगे, दैट विल ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर क्लास। और यही बात है सीखने वाली कि भाई रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम डिराइव कैसे करी जाती है, कौन कौन से वो हेड हैं जो टैक्सेबल होने चाहिए, कौन कौन से वो हेड हैं जो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें से भी कितना पोर्शन टैक्सेबल होना चाहिए, कितना पोर्शन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। ऐसे भी होता है, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आपके 5 यूनिट हैं, 1 यूनिट दिल्ली, 1 यूनिट जमशेदपुर, 1 यूनिट ग्वालियर, 1 यूनिट कोयम्बटूर, 4 यूनिट हैं आपके। ऐसा भी हो सकता है पूरी कंपनी की इनकम सपोज आई 100 करोड़ रुपीस, उस 100 करोड़ का टैक्सेबल ऑब्वियसली टैक्स लेगा गवर्नमेंट हमसे, और गवर्नमेंट हमको कह दे अरे सुनो तुम्हारा जो कोयम्बटूर यूनिट का प्रॉफिट है ना, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। हम सर पकड़ के बैठ गए, अरे बाप रे, हमने तो पूरा प्रॉफिट कंपनी का इकट्ठा निकाल लिया था, अब करना क्या पड़ेगा, अब करना ये पड़ेगा, सबकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग बनाओ और कोयम्बटूर वाले का प्रॉफिट अलग से कंप्यूट करके लाओ, क्योंकि वो वाला प्रॉफिट टैक्स फ्री होगा, उस वाले प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपके किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पे टैक्स ना लगे। आपकी रियल इनकम किससे हो रही है? 4 यूनिट से रियल इनकम हो रही है, जमशेदपुर, ग्वालियर, दिल्ली, कोयम्बटूर, 4 यूनिट से आपकी रियल इनकम हो रही है, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो सिर्फ पहले 3 वाले यूनिट्स की बनेगी, चौथे यूनिट की टैक्सेबल इनकम नहीं बनेगी, उस पर आप कोई टैक्स नहीं दोगे। ऐसा भी केसेस होंगे, ऐसे भी सेक्शंस होंगे जो हम अपने इनकम टैक्स के दौरान पढ़ेंगे। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इनकम टैक्स में सॉल्व करने के लिए आएगा, वो आएगा हाउ टू कन्वर्ट रियल इनकम इनटू टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इस ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, लॉ में क्या लिखा है, ये सब हम इस वाले कन्वर्जन में पढ़ेंगे। और एक बार कन्वर्ट हो गया फिर तो बल्ले बल्ले, शावा शावा। हमें टैक्स निकालने के लिए बस क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्स देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में रेट ऑफ टैक्स लिखे होते हैं भाई, रेट ऑफ टैक्स देखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्सेबल अमाउंट से, आपका रुपीज टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना होगा वो निकल के आ जाएगा। बस ये उठाना, गवर्नमेंट को पे कर देना, लो भाई लो अपना टैक्स लो, हमारी हो गई छुट्टी। So these are the 2 essential elements of the subject which we are going to start today, the topic which we are going to start today. These are the 2 basic elements of this particular subject called the income tax. First is the income portion, which is more important. ये ज़्यादा important है भाई. Second is the tax portion. This is लेसर इंपॉर्टेंट। ये एज कंपेयर टू इनकम ये लेस इंपॉर्टेंट होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम भी कम लगेगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी है कम। तो इनकम कैसे असरटेन करनी है, आज हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, जो इस पूरे के पूरे लेक्चर्स में, जो हमारे सारे लेक्चर्स में मुद्दा होगा, वो होगा हम इनकम कैसे असरटेन करें। मैंने फिर गलत बोला, अरे इनकम नहीं, हम टैक्सेबल इनकम कैसे असरटेन करें। ये हमारा सबसे बड़ा पढ़ने का सोर्स होगा, समझने का सोर्स होगा इस पूरे के पूरे लेक्चर्स में।
ठीक है सर, बात समझ में आई। तो सर आपने दो चीजें बताई, एक तो रियल इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रियल इनकम जो आपके हाथ में आया, टैक्सेबल इनकम मतलब जो लॉ कह रही है इस पे टैक्स दो, तो वो फर्क हो सकता है रियल इनकम से, तो दोनों में है बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब देखना जरा, ये नीचे 3 इक्वेशंस लिखी हैं, ये इक्वेशंस क्या हैं? रियल इनकम कैन बी ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। हाँ सर, होगा ही होगा सर। जो रियल इनकम है ना, वो सपोज 1100 आई, गवर्नमेंट ने बोला 1100 में से 500 रुपए मैं एग्जेम्प्ट कर रहा हूं, तुम्हारे को 500 रुपए पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ 600 रुपए पे टैक्स दे दो। तो हाँ सर, ऐसे ही होगा। रियल इनकम है 1000, रियल इनकम है 1000, टैक्सेबल इनकम है 500। रियल इनकम है 1000, रियल इनकम है ज्यादा, टैक्सेबल इनकम है 500। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि आपकी रियल इनकम है 1000 और टैक्सेबल इनकम है 500। सो रियल इनकम कैन बी ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम, ट्रू। ठीक है सर। सर रियल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, बड़ी नाइंसाफी है सर। सर पूरी की पूरी इनकम जो हमारे हाथ में आ रही है उसे टैक्स में कंसिडर कर रहे हो, बड़े दुख की बात है सर। तो हाँ सर, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। इसके आगे भी मैं लिख रहा हूं ट्रू। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, 1000 रुपए कमाए मैंने, 1000 रुपए कमाए और गवर्नमेंट कह रही है अरे 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 कुछ भी नॉन टैक्सेबल नहीं है, पूरे के पूरे 1000 रुपए पे मुझे टैक्स दे दो। तो ऐसा हो सकता है सर कि रियल इनकम है 1000, टैक्सेबल इनकम है 1000, दोनों इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, ऊपर वाले केस में ऐसा भी हो सकता है, रियल इनकम है 1000 और टैक्सेबल इनकम है 0, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, ये लेसर देन का साइन है, तो 500 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हो सकता है आप 1000 रुपए कमा रहे हो लेकिन टैक्स आपको 1 भी रुपए पे नहीं देना, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इक्वल भी हो सकता है, आप कमा रहे हो 1000 रुपए और आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो भी है 1000 रुपए, आपने कमाया 1000 रुपए और आपने जिस पे टैक्स दिया वो भी है 1000 रुपए। पॉसिबिलिटी है सर, हाँ सर पॉसिबिलिटी है। आओ जरा थर्ड कंडीशन को देखते हैं, और ये कंडीशन पढ़ के तुम्हारा सर थोड़ा सा चकराएगा। ये क्या कंडीशन है? रियल इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। ओ सर, ये क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है, आपकी रियल इनकम है 1000 रुपए और आपकी टैक्सेबल इनकम है 1200 रुपए। सर जो कमाया नहीं उस पर भी टैक्स, ये तो बड़ी नाइंसाफी है सर। सर ऐसा तो नहीं हो सकता। सर यहां आप जरूर फॉल्स लिखने वाले हो, पक्का सर आप यहां पर फॉल्स लिखोगे। क्यों सर, क्यों फॉल्स लिखोगे? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कमाया 1000 रुपए, सरकार कह रही है टैक्स दे दो 1200 रुपए पे, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है 1200 रुपए। अरे 200 रुपए कहां से आए? सरकार ने दिए क्या 200 रुपए जिस पे टैक्स ले रही है वो हमसे? जब 200 रुपए आए ही नहीं तो उस पर टैक्स क्या बनता है? टैक्स तो बनता ही नहीं। गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है सर। आप पक्का यहां पर लिख दो फॉल्स, हम ऐसा कभी भी नहीं हो देंगे, नाइंसाफी है सर। दुहाई हो मिलॉर्ड, गलत है ये तो। सर कमाया है 1000 रुपए, टैक्स आप हमसे वसूल रहे हो 1200 रुपए पे, बिल्कुल गलत बात है सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस इज रॉन्ग, शुड बी रिटन एज फॉल्स। और इतना भड़क क्यों रहे हो, गर्म क्यों गए, खून क्यों खोल गया तुम्हारा एकदम से इतना ज्यादा? रिलैक्स, लिख रहा हूं ना मैं, लिखने तो दो एक बार। जी हां, ऐसा हो सकता है कि आपकी रियल इनकम हो 1000 और आपकी टैक्सेबल इनकम हो 1200, ऐसा हो सकता है। सर ये तो गलत बात है। सर ऐसा कब होगा? सुनना जरा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे तो बहुत सारे भतेरे एग्जांपल्स हैं जो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में भरे हुए हैं, हर हेड में ऐसा एक एग्जांपल तुम्हें मैं दिखाऊंगा, भरे हुए हैं। एक तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आए। तुम हो एक कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी तुम लेते हो, 10 लाख रुपए का पैकेज लगा है तुम्हारा एक बहुत बड़ी एमएनसी में। तुम्हारी वाइफ सेम एमएनसी से पैसे डिराइव करती है 4 लाख रुपए के साल के। सर क्या मेरी वाइफ भी वहां पर काम करती है जहां पर मैं काम करता हूं? नहीं नहीं नहीं, आपकी वाइफ वहां काम नहीं करती। तो फिर ये कि भाई आपने क्या करा, आपकी वाइफ एक 12th पास गर्ल है,
वो पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, लेकिन उस कंपनी में वो काम करती है एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। वो कंपनी 4 लाख रुपए आपकी वाइफ को दे रही है। आपसे पूछा गया ये क्या चल रहा है, आपने आपसदारी में बताया सर मुझे कंपनी ने 14 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया था, 10 लाख का नहीं 14 लाख का। लेकिन सर 10 लाख पे जो स्लैब रेट, टैक्स जो होता है ना स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है, सर 10 लाख पे जो स्लैब रेट आ रहा था, 14 लाख पे जो स्लैब रेट आ रहा था वो काफी हाई आ रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने ना अपनी सैलरी को स्प्लिट करा दिया। मैंने कहा सुनो तुम थोड़ा सा मेरी वाइफ को दे दो, थोड़ा सा मुझे दे दो, जाएगा तो एक ही जगह, कोई नहीं हम कम स्लैब रेट में आ जाएंगे, कम टैक्स लगेगा हमारा। आपने इनकम को स्प्लिट कर दिया, आपने इनकम को डाइवर्ट कर दिया ताकि आपका टैक्स का स्लैब रेट कम लग गया। ऐसी सिचुएशन में इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई हम स्पाउस के केस में जो इक्वली क्वालिफाइड नहीं है टू होल्ड अ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर कंपनी, जिसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, मैच नहीं कर रही वाइफ की क्वालिफिकेशन जो कंपनी पे उसको ओहदा मिला हुआ है, अगर आपका स्पाउस को सेम कंपनी से इनकम मिल रही है जो आपके ओहदे पे आपको मिल रही है, अगर आपको इनकम मिल रही है और आपकी स्पाउस को भी इनकम मिल रही है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि आपकी इनकम और आपकी स्पाउस की इनकम दोनों साथ में आपको ही मिल रही है और आपके हाथ में टैक्स कर देंगे। इसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। हम क्लब कर देंगे भाई दो लोगों की इनकम। तो एक्चुअली भाई आपके हाथ में कितना मिल रहा था, आपके हाथ में सपोज मिल रहा था 1000, लेकिन इनकम टैक्स लॉ की निगाहों में आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 1200 रुपए। और जैसे ही आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 1200 रुपए, आपको टैक्स कितने रुपए पे देना पड़ेगा, 1200 रुपए, जबकि कंपनी से आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 1000 रुपए। आपको सैलरी मिल रही है 10 लाख रुपए कंपनी से सीएम में बनने के बाद, लेकिन आप टैक्स कितनी सैलरी पे कर रहे हो, आप 14 लाख रुपए पे टैक्स पे कर रहे हो। सो दिस इज हाउ एन assessee's income can be less, the real income can be less and taxable income can be more. ये यूजुअली घपलों के केसेस में होता है जहां पर आप ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हो, इनकम टैक्स लॉज के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हो, इनकम टैक्स लॉज को इवेड करने की कोशिश कर रहे होते हो, किसी भी तरह का अगर आप फ्रॉडुलेंट तरीका या नॉन फ्रॉडुलेंट भी कई बार अपना रहे होते हो, तो भाई उन केसेस में ये वाले प्रोविजन लगते हैं जहां पर आपकी इनकम को असेस कर लिया जाता है, जो आपके हाथ में आ रही है उससे ज्यादा इनकम आपको असेस कर ली जाती है। एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई, आपकी सैलरी जो आपके एम्प्लॉयर ने आपसे तय करी, आप एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपकी सैलरी तय हुई 15 लाख रुपए साल का आपको दिया जाएगा। आपने कहा ठीक है सर 15 लाख रुपए साल का आप हमें दो, ओके। अब आपने अपने एम्प्लॉयर से बोला सुनो एम्प्लॉयर 15 लाख दिखाओगे ना, मुझे टैक्स 15 लाख पे देना पड़ेगा सरकार को। एक काम करो ना, एक काम करो 10 लाख रुपए तो मुझे सैलरी की तरह दो और 5 लाख रुपए साल का ना मुझको कुछ गाड़ी दिला दो कंपनी के खर्चे पे, घर दिला दो जिसका रेंट हो 5 लाख रुपए साल का, कुछ ऐसे अदर आइटम्स दिखा दो जो कैश में मत देना, मुझे काइंड में दे देना। मेरा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, मेरा तो कैश बच जाएगा। मैं जो 5 लाख रुपए अपने घर के किराए पे खर्च करने वाला था तुम दे दो। तुम मुझे 5 लाख रुपए देने की बजाय तुम मेरे घर का किराया भर दो, तो मेरे हाथ में जो सैलरी आएगी ना वो सिर्फ 10 लाख रुपए आएगी। 5 लाख रुपए मैं बचत कर लूंगा, 5 लाख रुपए मैं बचा लूंगा, वो 5 लाख रुपए जो मैंने बचाए मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तुम पता ये बात कर ही रहे थे अपने एम्प्लॉयर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दरवाजे पे ऐसे कान लगा के सुन रहा था तुम्हारी सारी बातें जो तुम अपने एम्प्लॉयर से कर रहे थे। ऐसे कान उसके लगे हुए थे, दरवाजे के बीच में जो एक झिर्री सी होती है ना, जो स्पेस होता है थोड़ा सा, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे कान लगे थे। ओहो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुन लिया तुम्हारी इस वाली चालाकी को और उसने क्या किया, यही किया कि तुम्हारी रियल इनकम तो है 10 लाख रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला तुम्हारी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 15 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए तुम्हें भले ही कैश में ना मिलाओ, भले ही मनी इनकम ना हुई हो, भले ही तुम्हारी परचेजिंग पावर हाथ में ना आई हो 5 लाख रुपए की, लेकिन तुमने कुछ ऐसी सर्विसेज ले ली, कुछ ऐसा काइंड में पेमेंट ले लिया जो 5 लाख रुपए की वर्थ था तुम्हारे लिए। बस बस बस, बात खत्म, बात खत्म। दिस इज द वे इन विच योर रियल इनकम कैन बी लेस देन योर टैक्सेबल इनकम। सो ऑल 3 पॉइंट्स आर ट्रू।
Your real income can be greater than your taxable income. Your real income can be equal to your taxable income. And your real income can also be less than your taxable income. तीनों चीजें ट्रू हैं और तीनों चीजें हो सकती हैं हमारे रियल लाइफ में जब हम टैक्स की कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं। तो भाई देखो, मैंने आपको दोबारा बार बार सेम चीज ही एम्फसाइज करी थी कि ये जो रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम की जर्नी है ना, ये जो रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम निकालने का जो गुण है, का जो क्वालिफिकेशन है, का जो टैलेंट है ना, वही सबसे बड़ा टैलेंट होता है किसी भी इनकम टैक्स प्रोफेशनल के अंदर। वरना ये तो कोई ग्रेजुएट भी कर दे, ये तो कोई ट्वेल्थ, जिसने ट्वेल्थ क्लियर करी हो, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स आता हो, अच्छा कॉमर्स का स्टूडेंट ना भी हो, साइंस का स्टूडेंट हो, वो भी कर दे ये। टैक्सेबल इनकम आपने दिया, अच्छा मेरी टैक्सेबल इनकम है 15 लाख, 30% का मेरे पे टैक्स लग रहा है, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 4.5 लाख रुपए, कोई भी निकाल सकता है ये टैक्स का अमाउंट। तो असली गुण क्या है, असली एक टैक्स प्रोफेशनल की पहचान क्या है, असली एक टैक्स प्रोफेशनल का स्किल क्या है, हाउ टू कन्वर्ट रियल इनकम इनटू योर टैक्सेबल इनकम। And all three cases are possible. Your real income can be greater than your taxable income. Your real income can be equal to your taxable income. Your real income can be less than your taxable income. तो तीनों चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने पूरे इनकम टैक्स की स्टडी में, कि टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, कितने इनकम पे टैक्स लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग काम करने वाले हैं। कहां कहां से इनकम आती है, उनमें से कौन से सोर्स की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा, कौन से सोर्स की इनकम टैक्सेबल होगी, ये सब डिटरमाइन करना, ये सब असर्टेन करना हमारा बेसिक इनकम टैक्स में काम रहेगा। इसीलिए आज के बाद तुम इन दोनों वर्ड्स को अपने माइंड में अलग अलग रखोगे। इनकम की कैलकुलेशन अलग, टैक्स की कैलकुलेशन अलग। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। इनकम की कैलकुलेशन अलग, टैक्स की कैलकुलेशन अलग। दोनों वर्ड्स हैं बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स, दोनों वर्ड्स हैं बिल्कुल जुदा जुदा वर्ड्स, एक दूसरे से कोई भाईचारा नहीं, कोई प्रेम नहीं। हाँ, दोनों साथ में यूज होते हैं, लेकिन दोनों की कंप्यूटेशन अलग अलग, इनकम की कंप्यूटेशन अलग, टैक्स की कंप्यूटेशन अलग। ठीक है सर, यहां तक की बात आई समझ में?
अब आओ आते हैं अगले कंसेप्ट पे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का, और ये कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ ईयर या पीरियड। सर ये पीरियड क्या होता है, ये ईयर क्या होता है? सुनना जरा, ये ईयर क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारे पास आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुमसे बोला, अरे सुनना सुनना, क्या तुम इनकम टैक्स कमा रहे हो, क्या तुम इनकम कमा रहे हो? तुमने कहा हाँ हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं इनकम कमा रहा हूं। अब भाई पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इनकम कमा रहा हूं, मैं कुछ सोर्सेज से इनकम कमा रहा हूं, मैं इनकम कमाता हूं, रेंट आता है मेरे घर का, मेरा ना बिजनेस चल रहा है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, मैं परचूनिया की दुकान है मेरी, मैं बिजनेस से थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, और ना मेरी थोड़ी सी और इंटरेस्ट ब्याज की इनकम है, एफडी कराई हुई है मैंने, उससे इनकम आती है, तो हाँ मैं ना इनकम कमा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में आ गया लालच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा तुम इनकम कमा रहे हो तो भाई टैक्स भी देना पड़ेगा। असैसी एकदम, मतलब जो आप थे, आप जो भी था वो बंदा, वो डर गया एकदम कि अरे अरे यहां पर शहर बसानी लुटेरे पहले आ गए, अभी तो इनकम आनी शुरू हुई थी, ये देखो लुटेरे पहले आ गए, बस्ती बसी नहीं, टैक्स देना पड़ेगा, हद हो गई। नहीं भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है दे देंगे, क्या हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कब दोगे? आपने बोला अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 25 साल का हूं, बेयर मिनिमम 75 ईयर्स तक जीऊंगा, 50 साल की लाइफ है मेरी, 50 साल की लाइफ, बेयर मिनिमम कितने सालों तक जीऊंगा मैं? बेयर मिनिमम 50 साल तक जीऊंगा। तो एक काम करो, जब मैं अपने 50th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा हूंगा ना, 50th बर्थडे को, तब मेरे पास आना, और 25th ईयर से 50th ईयर तक मैंने जितना भी कमाया होगा, 25 साल में मैंने जितना भी कमाया होगा सब पे टैक्स ले लेना। और उसके बाद तुम आना 75th बर्थडे पे मेरे, तुम आओगे 75th बर्थडे पे, तो 51st ईयर से 75th ईयर तक जो भी मैंने कमाया होगा 25 साल तक, सारा का सारा ले लेना। और सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो छोड़ो ना, तुम सीधा मेरे से बात करना 75th बर्थडे तक। देखो भाई सुनो, मैंने ना ये ज्योतिषी से अपनी पथरी बनवाई है, ये पथरी ले जाओ, इस पथरी के अकॉर्डिंग मैं 77th ईयर तक जिंदा रहूंगा, तो तुम्हें ये डर भी नहीं रहेगा कि मैं 75 से मर गया तो, पहले मर गया तो। नहीं मरूंगा मैं 75 ईयर तक जीऊंगा ही जीऊंगा, श्योरिटी है। देखो पथरी में भी लिखा है, ज्योतिषी ने सर्टिफाई किया है, अरे प्रोफेशनल ज्योति था, सर्टिफिकेट दिया है उसने, रिटर्न में सर्टिफिकेट दिया है कि मैं 75 की एज से पहले नहीं मरूंगा, मैं 77 तो बेयर मिनिमम कवर करूंगा ही करूंगा। तो निश्चिंत रहो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं सच्चा ईमानदार टैक्स पेयर हूं। देखो सच्चाई मेरी आंखों में, तुम्हें सच्चाई दिख रही है, मैं ईमानदार टैक्स पेयर हूं। मैं 75th बर्थडे पे अपने, जैसे मेरा 75th बर्थडे होगा मैं तुम्हें पूरा का पूरा टैक्स दे दूंगा। कितने पीरियड का? 25th ईयर से मैंने जो कमाया 75th ईयर तक मैं तुम्हें पूरा का पूरा टैक्स दे दूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम निश्चिंत मत रहो, निश्चिंत हो जाओ तुम, मुझे अपना बिजनेस करने दो, मुझे अपना कारोबार करने दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे बातें सुन रहा था, तमा रहा था गुस्से से, लाल हो गया था गुस्से से एकदम। वो कहता है अरे बेवकूफों जैसी बात क्यों कर रहे हो तुम, मैं तो ये सोच रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखना अब अपना पक्ष रख रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं तो ये सोच रहा था मैं रोज शाम को तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, खटखटाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि बताना आज पूरे दिन में तुमने कितनी रियल इनकम कमाई है। तुम मुझे अपनी रियल इनकम दोगे और मैं इनकम टैक्स लॉ से कंसल्ट करके तुम्हारी टैक्सेबल इनकम निकालूंगा और रोज शाम को तुम्हारा टैक्स लेके अपने गवर्नमेंट में जमा करा दूंगा। मैं तो ये सोच रहा था। क्या बात कर रहे हो तुम, पूरी जिंदगी की बात कर रहे हो। मैं तो तुमसे टैक्स रोज रिकवर करूंगा, मैं नहीं तुमसे टैक्स 75th ईयर तक रिकवर, मुझे तो रोज दे दो टैक्स। जिस दिन भी तुमने पैसा कमाया उस दिन का टैक्स उस दिन शाम को दे दो। दिहाड़ी जैसे दिहाड़ी मजदूरों को दिया जाता है ना, वैसे तुम शाम को दे दो। तुम इतना डिले क्यों कर रहे हो, तुम 75th ईयर तक क्यों रुक रहे हो, तुम तो रोज शाम को मेरे को टैक्स दो। अरे मुझे भी तो पैसे की जरूरत है, मुझे भी तो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के एक्टिविटीज करनी है, तो मुझे तो तुम रोज शाम को पैसे दे दो। एसएससी घबरा गया। एसएससी ने कहा अरे मैं अपना काम करूंगा या रोज शाम को तुम्हें हवाला देता रहूंगा कि कितना मैंने कमाया कितना कम मैंने कमाया। नहीं भी नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, तुम हर 10 साल बाद आ जाना। आफ्टर 10 ईयर्स मैं तुम्हें जो भी पूरा का पूरा इनकम टैक्स होगा वो तुम्हें पे कर दूंगा। हर 10 साल बाद आना, मुझे 10 साल से पहले डिस्टर्ब मत करना।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कमाल के आदमी हो यार तुम, मैं तुमसे डेली की मांडवली कर रहा हूं। अब देखो दोनों बनिए होंगे जरूर, बनिए जैसे एकदम वो करते हैं ना, मांडवली करते हैं, या बनिए छोड़ो कोई भी जैसे मम्मी सुबह सुबह सब्जी लेने जाती है जैसे मांडवली करती है ना, नेगोशिएट करती है, वो नेगोशिएट हो रहा है, दोनों अपने नेगोशिएटिंग स्किल्स के एकदम टॉप में है। देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है, अच्छा चलो ना तुम्हारी ना मेरी, हर महीने के एंड में आ जाऊंगा, हर महीने के एंड में अपना टैक्स कंप्यूट करना, टैक्सेबल इनकम निकालना, मुझे दे देना। ये भाई साहब क्या कहते हैं, भाई साहब कहते हैं नहीं मैं नहीं, अच्छा 5 साल रख लो, 5 साल, 5 साल से पहले मत आना, 5 साल बाद तुम्हें मैं टैक्स पे कर दूंगा। तो आखिरी ऑफर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, आखिरी ऑफर, कहते हैं अब की बार मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, मैं तो लॉ बना दूंगा, फिर तुम इंडिया के सिटीजन हो तो लॉ अबाइड करना ही करना पड़ेगा, मैं लॉ बना दूंगा। आखिरी मेरी बात सुन लो, मैं ना हर साल आया करूंगा, 1 साल 12 महीने का टाइम दे रहा हूं, हर साल आया करूंगा और हर साल की इनकम पे तुमसे टैक्स मांगूंगा और तुम इकट्ठा मुझे हर साल की इनकम पे टैक्स दे देना। अब भाई ये लास्ट वर्ड हो गए, इसके आगे कोई बातचीत नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मैं लॉ बना रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लॉ बनाने का मेरे पास राइट है, मैं लॉ बना रहा हूं, हर साल तुमको मुझको पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। इनकम पहले बताओ कितनी इनकम अर्न हुई, टैक्सेबल इनकम बताओ पहले कितनी अर्न हुई, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके मुझे टैक्स जमा कराओ, मैं हर साल तुम्हारे पास आया करूंगा। तो भाई टू डिवाइड द एंटायर वर्किंग लाइफ ऑफ अ